हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। अभी हम बात करेंगे अबाउट द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्रेड कि पेट्रोग्रेड में फेब्रुअरी रेवोल्यूशन क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या इसका इम्पैक्ट लोगों पर पड़ा, पेट्रोग्रेड सिटी में क्या कंडीशन थी, इन सब चीज़ों को हम जानेंगे। तो अपना टॉपिक शुरू करते हैं। In the winter of 1917 conditions in कैपिटल पेट्रोग्रेड वर ग्रिम। देखो 1917 के विंटर टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो पेट्रोग्रेड में जो कंडीशन थी वो खराब हो चुकी थी। ग्रिम का मतलब होता है खराब। ओके, सो 1917 के विंटर की अगर हम बात करें लाइक विंटर टाइम पीरियड की, तो पेट्रोग्रेड सिटी में जो कंडीशन थी वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। और पेट्रोग्रेड किसकी कैपिटल थी? रशिया की कैपिटल थी। पहले इसका नाम सेंट पीटर्सबर्ग था, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज करके पेट्रोग्रेड रख दिया। लेकिन हम यहाँ पर बात करें 1917 की, ये ध्यान रखना। तो थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। 1917 से पहले ऐसा क्या हुआ था? हालांकि इस चीज़ को हमने डिटेल में कर लिया था लास्ट वीडियो में, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हमने पढ़ा था, बट यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपके सामने रिकॉल करूँगी ताकि आप स्टोरी से कनेक्ट हो पाएँ। देखो 1914 में क्या हुआ था, ज़ार निकोलस द सेकेंड ने वर्ल्ड वॉर वन में पार्टिसिपेट किया था और उसकी ये कैलकुलेशन थी अगर वो वर्ल्ड वॉर वन में पार्टिसिपेट करेगा तो लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना आएगी और इस बेसिस पर लोग ज़ार निकोलस द सेकंड का साथ देंगे। अब एक तरफ राजा की कैलकुलेशन थी तो ठीक, लेकिन राजा की कैलकुलेशन उसी पर उल्टी पड़ गई थी, उसी पर अपोजिट पड़ गई थी। क्योंकि क्या हुआ इस टाइम पीरियड में कि ये जो वॉर था, एक तो ये वॉर काफ़ी लॉन्ग चला था, दूसरा आर्मी भी थक चुकी थी लड़ते लड़ते, तीसरा बहुत सारे लोग मारे जा चुके थे, फोर्थ रीज़न ये था कि लोग भूखे मर रहे थे, फिफ्थ रीज़न ये था कि जितने भी लेबरर्स थे उनको, मतलब जितने भी हट्टे कट्टे लेबरर्स थे उनको ज़ार निकोलस द सेकंड ने वर्ल्ड वॉर वन में लड़ने के लिए भेज दिया। इस वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज थी वो सारी की सारी बंद हो गई थी, एसेंशियल कमोडिटीज़ बननी बंद हो गई थी। अब लोग वाकई में भूखे मरने लगे। अब जितना भी फूड सप्लाई होता था, जितना भी फूड का प्रोडक्शन होता था, वो सारा का सारा किसे भेज दिया जाता था? आर्मी को भेज दिया जाता था। सो ऐसे बहुत सारे रीजंस थे जिनकी वजह से सभी लोग किसके अगेंस्ट हो गए थे? राजा के अगेंस्ट हो गए थे। और इसी टाइम पीरियड पर लोगों के अंदर एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स होने लगे। एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स की वजह से लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग, जो कि रशिया की कैपिटल थी, उसका नाम चेंज करके क्या रख दिया था? पेट्रोग्रेड रख दिया था। और पेट्रोग्रेड में 1917 तक आते आते विंटर के टाइम पीरियड में जो वहाँ की कंडीशन थी वो ग्रिम हो चुकी थी, बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। द लेआउट ऑफ द सिटी सीम्ड टू एम्फेसाइज द डिविजन्स अमंग इट्स पीपल। जो सिटी का लेआउट था पेट्रोग्रेड का, उसमें भी डिविजन्स हमें देखने को मिला लोगों के अंदर। सो किस तरीके का डिवीज़न था? देखो क्या था कि क्लास डिवीज़न हमें इस टाइम पीरियड में देखने को मिलता है। ठीक है, हमें क्या देखने को मिलता है पेट्रोग्रेड में? क्लास डिवीज़न। अब ये क्लास डिवीज़न किस बेसिस पर था? देखो एक तरफ तो पॉलिटिकल डिवीज़न था, दूसरी तरफ इकोनॉमिक डिवीज़न था। पॉलिटिकल डिवीज़न किसके बीच में? जार वर्सेस ड्यूमा के बीच में। ठीक है, जार जिसे किंग कहते हैं, ड्यूमा जिसे हम पार्लियामेंट कहते हैं, बट हम यहाँ पर तो रशिया की बात कर रहे हैं, सो इसीलिए हम बात करेंगे उन्हीं के टर्म में। तो पॉलिटिकली डिवीज़न देखने को मिला बिटवीन जार वर्सेस ड्यूमा। एंड इकोनॉमिक डिवीज़न क्या देखने को मिला यहाँ पर? तो इकोनॉमिक डिवीज़न में एक तरफ रिच और एक तरफ पुअर पीपल थे। ठीक है, सो इस तरीके से जो सोसाइटी थी वहाँ की वो बटी हुई थी और लेआउट बिल्कुल साफ साफ ऐसे दिखता है जैसे कि मानो ये डिवीज़न पहले से ही हो। सो द वर्कर्स क्वार्टर एंड फैक्ट्रीज वर लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर नेवा। जैसे कि ये रिवर है नेवा, ठीक है, यहाँ पर ये फ्लो करती है। सो इसके अगर हम राइट साइड की बात करें तो इसके राइट साइड में जो वर्कर्स के क्वार्टर्स थे एंड जो फैक्ट्रीज थी वो सारी की सारी यहीं थी। ठीक है, या फिर ये कह लो कि जो पुअर पीपल थे वो यहीं रहा करते थे राइट साइड में। ओके, वेयर एज अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें तो ये जो रिवर है इसका जो लेफ्ट किनारा है, जो लेफ्ट बैंक है, वहाँ पर फैशनेबल एरियाज थे, मतलब यहाँ पर रिच पीपल रहा करते थे।
एंड विंटर पैलेस भी कहाँ था, विंटर पैलेस भी लेफ्ट की तरफ था, फाइन। इन एंड ऑफिशियल बिल्डिंग्स इंक्लूडिंग द पैलेस वेयर ड्यूमा मेट, साथ ही साथ लेफ्ट साइड में ऑफिशियल बिल्डिंग्स थी, विंटर पैलेस था, ड्यूमा वगैरह की जो मीटिंग होती थी, जो पार्लियामेंट थी, वो भी यहीं बैठा करती थी। सो हमें क्या देखने को मिलता है कि एक तरफ लेफ्ट तरफ तो वो सारे लोग थे जिनके पास पैसा ही पैसा था, दूसरी तरफ राइट में हम क्या देखते हैं, सारे वर्कर्स और पुअर पीपल एक तरफ रहा करते थे, और जहाँ पर ये काम किया करते थे जिन फैक्ट्रीज में, वो भी राइट साइड में ही थी। सो हमें इस तरीके का लेआउट देखने को मिलता है पेट्रोग्रेड में। फरवरी 1917 में आते आते क्या हुआ कि पेट्रोग्रेड में ये कंडीशन हो गई थी कि जो यहाँ पर वर्कर्स फैक्ट्रीज में काम करते थे या जो वर्कर्स के इलाके थे, वहाँ पर फूड शॉर्टेज हो गई थी। एक रीज़न ये भी था कि इसी टाइम पीरियड में जो विंटर थी वो बहुत कोल्ड थी, मतलब यहाँ पर ना -20 -30 डिग्री सेल्सियस चला जाता है ठंड के टाइम पर टेम्परेचर। सो इससे हुआ ये कि एक्सेप्शनल फ्रोस्ट एंड हैवी स्नो देखने को मिली, बर्फ़ जम गई थी, हैवी स्नोफॉल हो चुकी थी। सो इस वजह से इसका जो इम्पैक्ट है वो फसल पर पड़ता है, फसल ख़राब हो जाती है, और फसल ख़राब होगी तो क्या होगा, फैमीन आएगा, लोग भूखे मरेंगे। दूसरी ही तरफ लोगों के अंदर एक बात को लेकर गुस्सा ये था कि ज़ार निकोलस द सेकंड चाहते थे कि ड्यूमा को डिसॉल्व कर दिया जाए, वेयर एज जो पार्लियामेंटेरियंस थे, मतलब जो पार्लियामेंट के लोग थे, वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसे प्रिजर्व रखा जाए, उसे डिसॉल्व ना किया जाए। तो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिला कि ज़ार वर्सेस पार्लियामेंटेरियंस, मतलब एक तरफ तो पार्लियामेंट के जो लोग थे वो चाहते थे इलेक्टेड गवर्नमेंट प्रिजर्व रहे, दूसरी तरफ ज़ार की क्या डिज़ायर थी, वो चाहता था कि ड्यूमा को डिसॉल्व कर दिया जाए। अब ज़ार ड्यूमा को किस लिए डिसॉल्व करना चाहता था, इसका रीज़न तो हमने पहले भी पढ़ा था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके अगेंस्ट कोई बोले, उनकी अथॉरिटी को कोई चैलेंज करे। सो इसीलिए ज़ार निकोलस द सेकंड चाहते थे कि ड्यूमा को डिसॉल्व कर दिया जाए। ऑन 22 फरवरी को क्या होता है, यहाँ पर जो फैक्ट्रीज थी राइट बैंक में, उन फैक्ट्रीज पर लॉकआउट कर दिया जाता है, मतलब तालाबंदी लगा दी जाती है। किन फैक्ट्रीज पर, जो राइट बैंक में थी, जैसे कि यहाँ पर हमने पढ़ा है ना, यहाँ पर ये नेवा नदी है और इसके राइट साइड में मतलब राइट बैंक की तरफ, राइट किनारे की तरफ सारे पुअर पीपल रहते थे, फैक्ट्रीज़ भी यहीं पर थी और इन फैक्ट्रीज़ में ये पुअर पीपल काम किया करते थे। तो 22 फरवरी को हुआ ये कि एक फैक्ट्री में तालाबंदी कर दी गई, उस फैक्ट्री को बंद कर दिया गया। तो ऑब्वियसली सी बात है वर्कर्स को बहुत गुस्सा आएगा। अब क्या हुआ कि पहले तो उसी फैक्ट्री के जो वर्कर थे वो स्ट्राइक पर चले गए, और नेक्स्ट डे हुआ ये कि अब बहुत सारे वर्कर्स आगे आ गए दूसरे वर्कर्स का साथ देने के लिए इन सिंपैथी। ओके, अब क्या हुआ कि लगभग 50 फैक्ट्रीज के जो वर्कर्स थे, अब उन सभी ने मिलकर स्ट्राइक शुरू कर दी थी, क्योंकि अब ये सब लोग अपने सिविल राइट्स की डिमांड कर रहे थे, अपने राइट्स के लिए अब ये लोग फाइट कर रहे थे। तो अब यहाँ पर 50 फैक्ट्रीज के वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी, और बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज थी जो स्ट्राइक पर थी, उनको रन कौन कर रही थी, विमेन रन कर रही थी, मतलब विमेन जो थी वो संचालन कर रही थी इन स्ट्राइक्स का बहुत सारी फैक्ट्रीज में। तो हमें यहाँ क्या देखने को मिलता है, नॉट ओनली मेन बल्कि विमेन भी इस स्ट्राइक में आगे थी, और इसी को कहा गया इंटरनेशनल विमेन डे। अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंटरनेशनल विमेन डे 22 फरवरी ऐसे कैसे हो सकता है, वेयर एज अगर हम देखें तो इंटरनेशनल विमेन डे तो 8 मार्च को होता है, राइट। तो देखें इसके पीछे ना रीज़न है। रीज़न क्या है कि एक होता है जूलियन कैलेंडर। मैं इसको ना आपको एक ब्लैंक पेज पे समझाती हूँ। देखो क्या है ना कि जो कैलेंडर है वो दो चलते थे, जूलियन कैलेंडर एंड ग्रिगोरियन कैलेंडर। वैसे आपकी बुक में ये सारा कॉन्सेप्ट आगे समझाया हुआ है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि आप यहाँ कंफ्यूज ना हो, इसीलिए इसको यहाँ पर डिस्कस करना ज़रूरी है। जूलियन कैलेंडर को कौन फॉलो करते थे, रशियन पीपल फॉलो करते थे। तो रशिया में जूलियन कैलेंडर फॉलो किया जाता था एंड अदर कंट्रीज़ में ग्रिगोरियन कैलेंडर फॉलो किया जाता था। अब देखो
जूलियन कैलेंडर जो है ना, ये 13 दिन 13 डेज बैक में चलता है। किसके कंपैरिजन में? ग्रिगोरियन के कंपैरिजन में। या ये कह लो कि जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है वो जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे चलता है। तो यहाँ पर 13 डेज बैक लिख लो। अगर हम 22 फरवरी की बात करें कि 22 फरवरी में कहा गया कि ये जो टाइम था जब यहाँ पर स्ट्राइक हुई, तो इसे इंटरनेशनल वीमेन डे कहा जाता है। लेकिन ये किसके अकॉर्डिंग कहा जाता है? जूलियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग। अब इसे 13 दिन आगे कर दो। 13 दिन आगे कर कौन सा डे हो जाएगा? 8 मार्च हो जाएगा। और 8 मार्च जो है उसे इंटरनेशनल वीमेन डे कहा जाता है। ठीक है, समझ गए? 8 मार्च जो है ये डेट ग्रिगोरियन के अकॉर्डिंग है, एंड 22 फेब ये जूलियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग है। और हम सभी लोग आज के टाइम पर ग्रिगोरियन कैलेंडर को फॉलो करते हैं। इनफैक्ट रशिया ने भी 1 फेब 1918 के बाद ग्रिगोरियन कैलेंडर को फॉलो करना शुरू कर दिया था। ठीक है, अगर हम जूलियन कैलेंडर के हिसाब से देखें तो जो हम ये फेब्रुअरी रेवोल्यूशन पढ़ रहे हैं, ये रेवोल्यूशन ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से मार्च रेवोल्यूशन बनता है। एंड जो हम आगे जाकर अक्टूबर रेवोल्यूशन पढ़ेंगे, वही रेवोल्यूशन ग्रिगोरियन कैलेंडर में नवंबर रेवोल्यूशन बनता है। ओके, जैसे कि एक एग्जांपल और देती हूँ। आज कितनी डेट है? आज है 12 अप्रैल। तो 12 अप्रैल ये है ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से। और अगर हम इसे जूलियन कैलेंडर के हिसाब से देखेंगे तो ये कौन सा डे माना जाएगा? ये माना जाएगा 30 मार्च। ठीक है, 30 मार्च माना जाएगा आज का दिन जूलियन कैलेंडर में, क्योंकि 13 दिन पीछे चलता है जूलियन कैलेंडर। फाइन, इतना ही कॉन्सेप्ट है, इससे ज़्यादा कोई और झोल नहीं है इसमें। डेमोन्स्ट्रेटिंग वर्कर्स, वो वर्कर्स जो स्ट्राइक कर रहे थे उनके लिए यूज़ किया गया है डेमोन्स्ट्रेटिंग वर्कर्स। दे क्रॉस्ड फ्रॉम द फैक्ट्री क्वार्टर्स। अब इन्होंने क्या करा? अपने क्वार्टर्स को बंद कर दिया, फैक्ट्री क्वार्टर्स को, और ये लोग कैपिटल के सेंटर में चले गए। कौन सी कैपिटल? पेट्रोग्रेड। पेट्रोग्रेड जो रशिया की कैपिटल थी, उसके ये सेंटर में चले गए। सेंटर में कौन सा प्लेस था? नेविस्की प्रोस्पेक्ट। तो इसका नाम याद ना भी रखो तो भी चलेगा। At this stage, no political party was actively organizing the movement. अब देखो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि वर्कर्स एंड जो विमेन हैं वो ही आगे आ रहे थे इस स्ट्राइक में। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस मूवमेंट का हिस्सा नहीं ले रही थी। वर्कर्स ही अपने राइट के लिए लड़ रहे थे। एज द फैशनेबल क्वार्टर्स एंड ऑफिशियल बिल्डिंग्स वर सराउंडेड बाय वर्कर्स। तो अब वर्कर्स ने क्या करा? अब ये सेंट्रल पार्ट में आ गए और इन्होंने जहाँ पर रिच लोग रहते थे, जो फैशनेबल क्वार्टर्स थे, जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग थी, उनको वर्कर्स ने सराउंड कर लिया, उनके चारों तरफ इन्होंने घेर लिया था। गवर्नमेंट इम्पोज्ड अ कर्फ्यू। अब गवर्नमेंट डर में आ गई, गवर्नमेंट के लोग। अब उन्होंने क्या करा? उन्होंने कर्फ्यू कर दिया शहर में। डेमोन्स्ट्रेटर जो वर्कर्स इस टाइम पर स्ट्राइक कर रहे थे, दे डिस्पर्स्ड बाय इवनिंग। अब कर्फ्यू लगने की वजह से वो डिस्पर्स हो गए थे। लेकिन गवर्नमेंट को लगा कि चलो ठीक है, अब जो वर्कर्स हैं वो निकल चुके हैं, अब हमें कोई डर नहीं है। बट ये जो वर्कर्स थे वो अगले ही दिन वापस आते हैं 24 एंड 25 को। गवर्नमेंट इस टाइम पर क्या करती है? अब गवर्नमेंट को आउट ऑफ फियर कैवेलरी बुलानी पड़ती है। कैवेलरी कौन? मतलब जो घुड़सवार सैनिक होते हैं, जो हॉर्स पर बैठकर लड़ते हैं। गवर्नमेंट अब कैवेलरी बुलाती है एंड पुलिस बुलाती है, ताकि इन वर्कर्स पर नज़र रखे, अगर कोई ज़्यादा चैंचू करे तो इनको मार दे। ठीक है, 25 फरवरी को संडे का दिन था। द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द ड्यूमा। गवर्नमेंट किसकी थी? जार निकोलस II की गवर्नमेंट थी। तो जार निकोलस II ने क्या करा? ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया। अब ड्यूमा को सस्पेंड इसलिए किया क्योंकि बहुत सारे जो वर्कर्स थे अब वो राजा के खिलाफ बोलने लगे थे। बहुत सारे वर्कर्स ने राजा के खिलाफ क्या कर दिया था? स्ट्राइक कर दी थी। इस वजह से अब जो जार निकोलस II था वो नहीं चाहता था कि उनके अगेंस्ट कोई बोले, उनको कोई क्वेश्चन करे। इसी वजह से इन्होंने ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया था। अब जैसे ही इन्होंने ड्यूमा को सस्पेंड किया, मतलब वो ड्यूमा जिनको इन्होंने 1905 में इलेक्ट किया था, जिसमें इन्होंने सारे कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस को इसमें इलेक्ट किया था, उसी ड्यूमा को इन्होंने सस्पेंड कर दिया 25 फरवरी को। और जैसे ही इसको सस्पेंड किया तो बहुत सारे पॉलिटिशियंस ने अब
ज़ार निकोलस द सेकंड के इस डिसीजन के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया था। अब बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस थे, जो पार्लियामेंट के पॉलिटिशियंस थे, दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द डिसीजंस दैट हैज़ बीन टेकन बाय ज़ार निकोलस द सेकंड। एंड अब जितने भी डेमोन्स्ट्रेटर्स थे, जो लोग स्ट्राइक पर थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने 26 फरवरी को एक साथ इकट्ठा मतलब होकर कुछ डिसीजन लिया। डिसीजन क्या था उनका, उनका डिसीजन ये था कि वो 27 फरवरी को अटैक करेंगे पुलिस हेडक्वार्टर पर। और इन्होंने यही किया। 27 फरवरी को सारे डेमोन्स्ट्रेटर्स ने इकट्ठे मिलकर पुलिस हेडक्वार्टर्स को रैंसैक्ट कर दिया। रैंसैक्ट का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, तहश नहश कर देना। सो 27 ऑफ फरवरी को इन सारे डेमोन्स्ट्रेटर ने पुलिस हेडक्वार्टर्स को रैंसैक्ट कर दिया था। एंड स्ट्रीट्स वर थ्रोंग्ड विद पीपल रेजिंग स्लोगन्स अबाउट ब्रेड, वेजेस, बेटर आवर्स एंड डेमोक्रेसी। इसका मतलब क्या है कि अब जितने भी ये डेमोन्स्ट्रेटर्स थे, ये गली मोहल्ले में बस एक ही स्लोगन गाए जा रहे थे। स्लोगन क्या था इनका, किसके बारे में था, ये क्या डिमांड कर रहे थे? दे वर डिमांडिंग ब्रेड, वेजेस, बेटर वर्किंग आवर्स एंड डेमोक्रेसी। दैट मीन्स कि रोटी कपड़ा मकान, ब्रेड रोटी, वेजेस तनख्वाह, बेटर वर्किंग आवर्स मतलब जो इनका टाइम स्पेन था वर्किंग आवर्स का वो कम कर दिया जाए, इसके लिए डिमांड कर रहे थे। अच्छी तनख्वाह इनको मिले, इसके लिए डिमांड कर रहे थे। डेमोक्रेसी के डिमांड कर रहे थे। ये चाहते थे कि जो इनके सिविल राइट्स हैं वो इनको दिए जाएं, इनके सिविल राइट्स इनसे ना छीने जाएं। सो इनके यही मेनली जो स्लोगन थे वो इन्हीं चीज़ों पर बेस्ड थे। अब जैसे ही वर्कर्स ने यहाँ अफरा तफरी मचानी शुरू कर दी तो हुआ ये कि गवर्नमेंट अब चाहती थी कि इस सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए। तो इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने फिर से कैवेलरीज को बुला लिया था, मतलब घुड़सवारी के जो सैनिक होते हैं उनको बुला लिया था। हाउएवर द कैवेलरी रिफ्यूज्ड टू फायर ऑन द डेमोन्स्ट्रेटर, बट वेयर एज जो कैवेलरी आर्मी थी वो नहीं चाहती थी कि डेमोन्स्ट्रेटर पर फायर की जाए, तो इसीलिए उन्होंने फायर करने से रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया। अब यहाँ पर क्या होता है कि एक तरफ राजा और जो राजा की गवर्नमेंट थी एंड जो ऑफिसर्स थे वो सारे के सारे इन कैवेलरी आर्मी की जितनी भी रेजिमेंट्स थी इनको ऑर्डर दे रहे थे कि वर्कर्स को कंट्रोल करो, और ये कंट्रोल तभी होंगे जब इन पर फायर होगी। वेयर एज हम क्या देख रहे हैं कि जो कैवेलरी आर्मी थी इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि हम डेमोन्स्ट्रेटर्स पर फायर नहीं करेंगे। सो इसी के चलते बहुत सारी बहसबाजी हुई इनके बीच में। तो एक रेजिमेंट में क्या हुआ कि एक रेजिमेंट में इन्होंने अपने ही बैरक के ऑफिसर पर गोली चला दी। इन्होंने देखो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, ये जो कैवेलरी है इन्होंने वर्कर्स पर गोली नहीं चलाई बल्कि इन्होंने अपने ही बैरक के ऑफिसर पर गोली चला दी। एंड जो अदर 3 रेजिमेंट थे कैवेलरी के, इन्होंने भी म्यूटिनी कर ली। म्यूटिनी का मतलब क्या होता है, बगावत कर लेना, मतलब रिबेल कर लेना। इन्होंने बगावत किसके अगेंस्ट की, वो सभी ऑफिसर्स जो किसके थे, ज़ार निकोलस द सेकंड के थे। तो इन सभी कैवेलरी ने क्या कहा कि हम लोग वर्कर्स पर फायरिंग नहीं करेंगे क्योंकि ये लोग अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं और डेमोक्रेसी का डिमांड कर रहे हैं और ये अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं। सो यहाँ पर सारे के सारी कैवेलरी आर्मी अगेंस्ट हो गई थी राजा के एंड राजा की गवर्नमेंट के अगेंस्ट। सो ये जो 3 रेजिमेंट्स थे इन्होंने म्यूटिनी कर ली, वोटिंग टू ज्वाइन द स्ट्राइकिंग वर्कर्स, और इन्होंने वर्कर्स के साथ जुड़ना ज़्यादा सही समझा। बाय द इवनिंग soldiers and striking workers had gathered to form a Soviet or council in the same building as Duma met। अब देखो क्या हुआ, तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि देखो राजा की जो ज़ार निकोलस द सेकंड है उसकी सिचुएशन कितनी ख़राब हो गई थी कि जो सोल्जर्स, मतलब वो सोल्जर्स जो कैवेलरी आर्मी थी, ठीक है, जिनको कहा गया था कि वर्कर्स पर फायर करो, अब ये सोल्जर्स एंड जितने भी ये डेमोन्स्ट्रेटर थे जो वर्कर्स स्ट्राइक कर रहे थे, ये सभी के सभी कहाँ मिले, उसी सेम बिल्डिंग में मिले। मतलब सोल्जर्स एंड जो ये वर्कर्स हैं ये दोनों ने मीटिंग की। कहाँ मीटिंग की, ड्यूमा में, जहाँ पर ड्यूमा मिला करती थी उसी सेम बिल्डिंग में। एंड इन्होंने मिलकर अपने आप को सोवियत घोषित कर दिया, डिक्लेयर
कर दिया था कि हम अब एक सोवियत हैं, एक काउंसिल हैं, दैट मीन्स एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। सो इन्होंने मिलकर एक सोवियत बनाई, एक काउंसिल बनाई, दैट मीन्स अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। और ये लोग कहाँ मिले थे? जहाँ पर जिस बिल्डिंग में ड्यूमा मिला करती थी। और फिर से हमें एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन लाइक ड्यूमा देखने को मिलती है, एंड इसी को कहा गया पेट्रोग्रेड सोवियत। अब जैसे ही पेट्रोग्रेड सोवियत बन जाती है, अगले दिन क्या होता है कि एक डेलीगेशन जिसमें मिलिट्री कमांडर्स थे, वो सारे के सारे ज़ार के पास जाते हैं और उसे एडवाइज़ करते हैं, मतलब एक सलाह देते हैं और कहते हैं कि देखो राजा, आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी राजगद्दी को छोड़ना पड़ेगा, अपने थ्रोन को एब्डिकेट करना पड़ेगा, वरना पब्लिक का गुस्सा शांत नहीं होगा और लास्ट में एट द एंड इसका आउटकम ये होगा कि आपकी खुद की जान चली जाएगी। सो इसीलिए अब ज़ार निकोलस द सेकंड ने क्या करा, उनकी एडवाइस को माना एंड 2 मार्च को अपनी राजगद्दी को एब्डिकेट कर दिया, मतलब अपने थ्रोन को छोड़ दिया। अब यहाँ पर जो ये पेट्रोग्रेड सोवियत हुआ और ये काउंसिल बनी, तो इसका आउटकम क्या हुआ? देखो, इसका आउटकम ये हुआ कि एक तो राजा ने अपनी थ्रोन को एब्डिकेट कर दिया था, ज़ार निकोलस द टू ने राजगद्दी को छोड़ दिया। अब राजा ने कहा ठीक है, मैं छोड़ के जा रहा हूँ, अब जो ये पावर है ये तुम संभालो, अब तुम अपने आप संभालो रशिया को। तो अब हुआ ये कि जो ये सोवियत लीडर्स थे जो यहाँ पर बने एंड जो ड्यूमा लीडर्स थे, इन्होंने मिलकर एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बना ली ताकि कंट्री को कुछ टाइम पीरियड के लिए अच्छे से रन किया जाए। अब ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है, ये क्या होती है बच्चों? ये होती है टेम्परेरी गवर्नमेंट, टेम्परेरी तौर पर चुनी हुई सरकार। तो सोवियत लीडर्स एंड ड्यूमा लीडर्स ने टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए प्रोविजनल गवर्नमेंट बना ली। और ये प्रोविजनल गवर्नमेंट का काम क्या था कि जो रशिया का फ्यूचर है उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ये इलेक्ट करे। मतलब प्रोविजनल गवर्नमेंट को अब एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी थी और जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग होंगे, अब ये नया संविधान लिखेंगे, ये नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे और जिसमें यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज होगी। दैट मीन्स सभी लोगों को वोटिंग राइट्स दिए जाएंगे, सभी लोगों के जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, बेसिक सिविल राइट्स हैं, वो सभी लोगों को मिले, किसी के बीच में भी कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। सो इस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया जाएगा इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, जिसमें सभी लोगों के राइट्स को ध्यान में रखा जाएगा। सो बेसिकली यहीं से रशिया में यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का जो बेसिस है, जो आधार है, उसकी शुरुआत होने लग जाती है। एंड पेट्रोग्रेड हैड लेड द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन। पेट्रोग्रेड में ये जो फेब्रुअरी रेवोल्यूशन हुआ, दैट हैज़ ब्रॉट डाउन द मोनार्की, मतलब मोनार्की को हटा दिया था रशिया में। एंड फेब्रुअरी 1917 में ये रेवोल्यूशन हुआ था और फेब्रुअरी एंड मार्च के बीच में जो मोनार्की है वो रिमूव कर दी गई थी। आगे यहाँ पर जो ये बॉक्स में दिया गया है ना, ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से करते हैं। विमेन इन फेब्रुअरी रेवोल्यूशन, तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि विमेन का क्या रोल था फेब्रुअरी रेवोल्यूशन में। विमेन वर्कर्स ऑफन इंस्पायर्ड देयर मेल को वर्कर्स। जो विमेन वर्कर्स होती थी वो फैक्ट्रीज़ में अपने मेल को वर्कर्स को इंस्पायर किया करती थी। यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। एग्जाम्पल किसका दिया हुआ है? एक लॉरेंस टेलीफोन फैक्ट्री का एग्जाम्पल दिया हुआ है। यहाँ पर एक लेडी थी जिसका नाम था मार्फा वसीलेवा। तो मार्फा वसीलेवा जो थी, इन्होंने सिंगल हैंडेडली, मतलब अकेले ही एक सक्सेसफुल स्ट्राइक जीत ली थी। देखो, इसी टाइम पर मॉर्निंग में ऑलरेडी विमेन डे सेलिब्रेट किया गया था, जिसमें सभी विमेन वर्कर्स ने अपने मेल को वर्कर्स को रेड बो दी थी, रेड बो दी थी एज अ गिफ्ट। रेड बो किसको सिंबलाइज करता है? यूनिटी, होप, सपोर्ट, स्ट्रेंथ। ठीक है, यूनिटी, होप, सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ, इन चीज़ों को रेड बो सिंबलाइज करता है। सो मार्फा वसीलेवा जो कि एक मिलिंग मशीन ऑपरेटर थी, इन्होंने काम करना बंद कर दिया और फैक्ट्री को बंद करवाने के लिए इन्होंने वर्कर्स को कहा कि फैक्ट्री बंद करो। और यहाँ पर इन्होंने डिक्लेयर किया एक इम्प्रॉम्प्टू स्ट्राइक। इम्प्रॉम्प्टू का मतलब होता है जो चीज़ बिना किसी प्लानिंग के होती है,
वैसे तो देखो स्ट्राइक्स जितनी भी होती है एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ होती है कि इतने लोग होंगे, यहाँ मिलेंगे, ऐसे स्ट्राइक करेंगे, ये स्लोगन्स बोलेंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पर क्या होता है कि मार्फा वसीलेवा एक दिन ऐसे बोलती हैं सबको कि काम बंद करो, और खुद भी काम बंद कर देती हैं और इम्प्रॉम्प्टू स्ट्राइक को डिक्लेयर कर देती हैं। और वर्कर्स तो वैसे ही उनके साथ थे ऑलरेडी उनके सपोर्ट में, तो सभी वर्कर्स मार्फा वसीलेवा का सपोर्ट करते हैं। अब ये बात फैक्ट्री के फोरमैन को पता चलती है, तो वो सोचता है क्यों ना मार्फा वसीलेवा को थोड़ा सा एक ब्राइब दी जाए, करप्ट किया जाए। तो इसी वजह से वो फोरमैन मार्फा वसीलेवा को एक ब्रेड का लोफ भेजता है ताकि मार्फा वसीलेवा ये स्ट्राइक वगैरह बंद कर दे और अपने काम पर वापस चली जाए। बट अब मार्फा वसीलेवा क्या करती है, ये ब्रेड तो ले लेती है लेकिन दोबारा काम करने से रिफ्यूज़ कर देती है। ये कहती है कि हम दोबारा काम नहीं करेंगे। अब जो ये फोरमैन था, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटर था, वो दोबारा से पूछता है कि भाई आप ऐसा काम करने से मना क्यों कर रही हैं। सो इस बात पर मार्फा वसीलेवा क्या रिप्लाई करती हैं, शी सेज कि मैं अपना पेट भरूं और अदर वर्कर्स भूखे हों, ऐसा मैं नहीं कर सकती। सो ये बात सुनकर बहुत सारी फैक्ट्रीज में काम करने वाली विमेन वर्कर्स अब मार्फा वसीलेवा के सपोर्ट में आई और उन्होंने मार्फा वसीलेवा को सपोर्ट किया, और इन सभी अदर विमेन वर्कर ने अपनी फैक्ट्रीज में काम करना सीज कर दिया, बंद कर दिया। मतलब अब अदर विमेन वर्कर्स जो थी उन्होंने भी काम करना बंद कर दिया था। सून द men downed their tools as well as entire क्राउड रश्ड इनटू द स्ट्रीट। अब देखो विमेन जो थी वो वैसे ही वर्कर्स को, अपने मेल को वर्कर्स को इंस्पायर किया करती थी, और उन्होंने जब इंटरनेशनल विमेन डे सेलिब्रेट हुआ उस टाइम पर इन्होंने रेड बो गिफ्ट किया था सभी मेन को, और ये जो रेड बो है ये यूनिटी, होप, स्ट्रेंथ, इन सब को सिंबलाइज करता है। सो यहाँ पर आगे हमने देखा कि किस तरीके से मार्फा वसीलेवा काम करना बंद कर देती हैं और इम्प्रॉम्प्टू स्ट्राइक जो है वो डिक्लेयर कर देती हैं, सभी लोग इनके सपोर्ट में आते हैं। फिर यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर जब इनको ब्राइब देने की कोशिश करते हैं तो ये क्या करते हैं, ये वो ब्रेड तो ले लेती हैं लेकिन कहती है कि मैं इस ब्रेड को खा लूँ और सभी अदर जो वर्कर्स हैं वो भूखे रहे, ऐसा कैसे हो सकता है। सो ये बात सुनकर अदर जो विमेन वर्कर्स थी, जो अदर फैक्ट्रीज में काम करती थी, वो मार्फा के सपोर्ट में आई, और जितने भी मैन वर्कर्स जो थे अब उन्होंने भी काम करने के जो औजार थे, जो टूल्स थे, वो रख दिए, फेंक दिए। अब सभी मैन एंड विमेन जो भी फैक्ट्रीज में काम करने वाले थे वो सारे के सारे इकट्ठे होकर स्ट्रीट पर गए और उन्होंने स्लोगन्स शुरू कर दिए हर एक गली मोहल्ले में। और स्लोगन के बारे में तो हमने पढ़ा ही था कि इनके स्लोगन क्या थे, बेसिकली दे वर फाइटिंग फॉर ब्रेड, वेजेस, बेटर आवर्स एंड डेमोक्रेसी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जो नेक्स्ट का टॉपिक है ये वाला आफ्टर फेब्रुअरी, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दिस साइड प्रियंका गौर, आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। मेरे साथ इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पर जुड़ना बिल्कुल मत भूलना। इन दोनों के ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे एंड स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। आज हम बात करेंगे अबाउट आफ्टर फेब्रुअरी। देखो हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था, हमने लास्ट टॉपिक में किया था कि किस तरीके से जो वर्कर्स थे उन्होंने स्ट्राइक शुरू कर दी थी अगेंस्ट ज़ार निकोलस II एंड हिज गवर्नमेंट। फिर हमने ये देखा कि जो ज़ार हैं वो ड्यूमा को सस्पेंड कर देते हैं। अब जैसे ही वो ड्यूमा को सस्पेंड करते हैं, बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस थे वो इस डिसीजन के खिलाफ हो जाते हैं एंड ज़ार निकोलस II के अगेंस्ट हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे हमने ये देखा कि जो वर्कर्स का रेवोल्यूशन था, जो स्ट्राइक थी, वो आगे बढ़ती ही जा रही थी और उन्होंने ज़ार निकोलस II एंड उनकी गवर्नमेंट को चारों तरफ से घेर लिया था। अब ज़ार निकोलस II एंड उनकी गवर्नमेंट ने क्या करा, उन्होंने कैवेलरी बुलाई और कैवेलरी को ऑर्डर दिया कि इन वर्कर्स को सिर्फ फायरिंग के थ्रू ही चुप कराया जा सकता है। लेकिन जो कैवेलरी थे उन्होंने फायरिंग करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इन वर्कर्स पर, जिनको नाम दिया गया डेमोन्स्ट्रेटर, कि हम इन डेमोन्स्ट्रेटर पर फायरिंग नहीं करेंगे। सो एट द एंड हुआ क्या कि जो सोल्जर्स थे एंड जो वर्कर्स थे वो मिल गए और उन्होंने एक सोवियत बना ली थी जिसे कहा गया पेट्रोग्रेड सोवियत, राइट। फिर हमने पढ़ा कि अब जैसे ही पेट्रोग्रेड सोवियत बनी तो जो मिलिट्री कमांडर्स थे, जो
जिन्होंने ज़ार निकोलस द सेकंड को एडवाइस किया कि अब आपको अपनी थ्रोन को एब्डिकेट करना ही पड़ेगा वरना आपकी जान चली जाएगी। सो आउट ऑफ फियर अब ज़ार निकोलस द सेकंड क्या करते हैं, वो अपनी राजगद्दी को छोड़ देते हैं। अब हमने क्या पढ़ा कि फरवरी के रेवोल्यूशन में लोगों को राजा से मुक्ति मिल गई, राजा तो चला गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि पावर किसके हाथ में आई? पावर आई प्रोविजनल गवर्नमेंट के हाथ में, राइट। अब देखो प्रोविजनल गवर्नमेंट के हाथ में पावर तो आई, लेकिन प्रोविजनल गवर्नमेंट को कौन इन्फ्लुएंस कर रहा था? आर्मी ऑफिशियल्स, लैंड ओनर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? आर्मी ऑफिशियल्स, लैंड ओनर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, ये सारे के सारे अपर स्ट्रेटा के लोग हैं। ये सभी लोग प्रोविजनल गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कर रहे थे या डोमिनेट कर रहे थे। बट द लिबरल्स एज वेल एज सोशलिस्ट, अब जो लिबरल्स और सोशलिस्ट थे इनके बीच में वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि प्रोविजनल गवर्नमेंट ना होके बल्कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आनी चाहिए ताकि रशिया के फ्यूचर के बारे में बात की जाए। एंड अब हुआ क्या? देखो अब राजा चला गया, तो राजा चला गया तो उसकी सत्ता भी चली गई, उसके रूल भी खत्म हो गए। तो राजा के टाइम पर क्या था कि पब्लिक मीटिंग्स एंड एसोसिएशंस पर रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी। वो इसलिए कर रखी थी क्योंकि ज़ार निकोलस द सेकंड नहीं चाहते थे कि उनके अगेंस्ट कोई बोले, कोई पब्लिक मीटिंग में उनके अगेंस्ट कुछ जनरल वगैरह छापे या उनके अगेंस्ट कुछ बोले। सो इसीलिए उन्होंने सभी पॉलिटिकल पार्टी को इलीगल किया हुआ था, पब्लिक मीटिंग्स को इलीगल किया हुआ था। अब वो सारी की सारी रेस्ट्रिक्शंस हटा दी जाती हैं, और सारी रेस्ट्रिक्शंस हटा दी गई तो हुआ क्या कि अब पब्लिक मीटिंग्स एंड एसोसिएशंस पर रेस्ट्रिक्शंस जैसे ही हटी तो बहुत सारी पब्लिक मीटिंग्स होने लगी। एंड अब जगह जगह पर लोकल प्लेसेस पर सोवियट्स बनने लगे। जैसे कि हमने एक पेट्रोग्रेड सोवियत देखा, उसी तरीके से बहुत सारे सोवियत अब हर जगह सेटअप होने लगे थे। क्यों? क्योंकि पब्लिक मीटिंग्स एंड एसोसिएशंस पर जो रेस्ट्रिक्शंस थी अब वो तो रिमूव कर दी गई। अब लोगों के पास आज़ादी थी कि वो जब चाहे जब चाहे वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल सकती है। सो अब हर जगह हमें ये देखने को मिला कि सोवियत जो है वो स्टैब्लिश होने लगे। सोवियत दैट मीन्स अ काउंसिल और अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। हालांकि इस सोवियत में जितने भी लोग होते थे इसमें कोई ऐसा इलेक्शन फॉलो नहीं किया जाता था। अब आगे देखो अप्रैल 1917 में क्या होता है। जो बोल्शेविक लीडर था जिसका नाम था व्लादिमीर लेनिन, अब वो रशिया वापस आ जाता है फ्रॉम हिज एग्जाइल। देखो इसको एग्जाइल पर डाला हुआ था, मतलब इसको कहते हैं ना कि देश निकाला या बहिष्कार कर देना किसी को। सो व्लादिमीर लेनिन को रशिया से बाहर निकाल रखा था। रीज़न बीइंग कि इसने गवर्नमेंट के अगेंस्ट एंड राजा के अगेंस्ट बहुत कुछ आवाज़ें उठाई थी एंड बहुत सारे ऐसे मूवमेंट करे थे जिसकी वजह से इसको एग्जाइल कर रखा था। पहले तो इसको हालांकि जेल हुई थी कुछ टाइम पीरियड के लिए, फिर इसको रशिया से बाहर एग्जाइल कर दिया गया, राइट। अब व्लादिमीर लेनिन को पता था कि राजा जो है वो एब्डिकेट कर चुका है अपनी राजगद्दी को, तो अब ये क्या करता है? अब ये अप्रैल 1917 में रशिया में वापस आता है। ही एंड बोल्शेविक्स हैड अपोज्ड द वॉर सिंस 1914। देखो जैसे ही वर्ल्ड वॉर 1 में ज़ार निकोलस द सेकंड पार्टिसिपेट करते हैं 1914 में, तब से लेकर जो लेनिन है एंड जो बोल्शेविक पार्टी है ये सभी के सभी अगेंस्ट थे इस डिसीजन के, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि रशिया वर्ल्ड वॉर 1 में पार्टिसिपेट करे। सो व्लादिमीर लेनिन एक तरफ हम क्या देख रहे हैं कि ये 1917 से पहले एग्जाइल में थे, तो ये बाहर रशिया के बाहर रहकर भी अपनी पार्टी को चला रहे थे। एंड व्लादिमीर लेनिन एंड जो बोल्शेविक पार्टी के लोग थे ये सभी के सभी इस चीज़ के अगेंस्ट थे कि रशिया वर्ल्ड वॉर 1 में पार्टिसिपेट करे। मतलब वो नहीं चाहते थे कि वर्ल्ड वॉर 1 में ये रशिया जो है पार्टिसिपेट करे। सो इसीलिए ये सभी के सभी ज़ार निकोलस द सेकंड के अगेंस्ट थे, उनके इस डिसीजन के अगेंस्ट थे। सो व्लादिमीर लेनिन को अब क्या लगता है? अब इनको लगता है कि अब वो टाइम आ गया है कि जो रशिया की पावर है वो किसके हाथ में होनी चाहिए? सोवियट्स के हाथ में होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखो ध्यान रखने वाली बात ये है कि अभी ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी इसको बने हुए 2 महीने ही नहीं हुए थे। व्लादिमीर लेनिन जैसे ही रशिया आते हैं ये सोवियत का नारा लगाने लगते हैं। ये कहते हैं कि जो पावर प्रोविजनल गवर्नमेंट के हाथ में है अब वो प्रोविजनल गवर्नमेंट से छीन कर किसको दे देनी चाहिए?
सोवियत्स को दे देनी चाहिए। दैट मीन्स कि सोवियत की गवर्नमेंट हो। सोवियत में कौन लोग आएंगे, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, वही लोग जो वर्कर्स थे जिन्होंने सोवियत बनाई थी। तो यहाँ पर व्लादिमीर लेनिन कहते हैं कि इन वर्कर्स की गवर्नमेंट होनी चाहिए, ना कि अपर स्ट्रेटा के लोगों की गवर्नमेंट होनी चाहिए, जैसे कि लैंड ओनर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, कैपिटलिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर व्लादिमीर लेनिन जो है वो इसीलिए सोवियत के लिए खड़े होते हैं। ये कहते हैं कि जो पावर है गवर्नमेंट की अब वो वर्कर्स के हाथ में होनी चाहिए, मतलब वर्कर्स की गवर्नमेंट होनी चाहिए। ओके, एंड अब यहाँ पर क्या करते हैं व्लादिमीर लेनिन, यहाँ पर ये जैसे ही अप्रैल 1917 में आते हैं रशिया में, ये एक अपनी अप्रैल थीसिस देते हैं। अप्रैल थीसिस में ये 3 डिमांड रखते हैं और ये डिमांड अप्रैल में रखी गई, इसीलिए इसे अप्रैल थीसिस कहा गया। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से बनता है, आपको ध्यान रखना है कि अप्रैल थीसिस क्या है। सो अप्रैल थीसिस में इन्होंने डिमांड की, ही डिक्लेयर्ड दैट द वॉर बी ब्रॉट टू क्लोज, सेकंड लैंड बी ट्रांसफर टू द पेजेंट्स, थर्ड बैंक्स बी नेशनलाइज्ड। तो ये 3 डिमांड इन्होंने इस थीसिस में रखी थी। तो देखो पहली डिमांड क्या थी, इन्होंने कहा कि जो ये वॉर है वर्ल्ड वॉर 1 जिसमें रशिया ने पार्टिसिपेट किया हुआ है, अब रशिया के पार्टिसिपेट को विड्रॉ कीजिए, मतलब रशिया को वर्ल्ड वॉर 1 से निकालिए। ठीक है, इन्होंने गवर्नमेंट को कहा अप्रैल थीसिस में कि जो वर्ल्ड वॉर 1 में रशिया का पार्टिसिपेशन है, इनके पार्टिसिपेशन को ख़त्म कीजिए, वरना कैजुअलिटीज़ बढ़ती ही रहेंगी और हमारे लोग मरते ही रहेंगे और भूखमरी आ जाएगी पूरे देश में। सो इसीलिए व्लादिमीर लेनिन चाहते थे कि रशिया का वर्ल्ड वॉर 1 से पार्टिसिपेशन हट जाए। दूसरा इन्होंने डिमांड किया कि जो लैंड्स हैं वो ट्रांसफ़र कर दी जाए पेजेंट्स को, मतलब जो कैपिटलिस्ट थे, बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे जिनके पास खूब सारी ज़मीनें थी, तो व्लादिमीर लेनिन कहते हैं वो ज़मीनें उनसे लेकर किसानों को दे देनी चाहिए। तीसरा इन्होंने कहा कि बैंक्स को नेशनलाइज करना चाहिए, मतलब देखो इस टाइम तक क्या था कि बैंक्स जो हैं वो कैपिटलिस्ट के अंडर थे, तो ये कहते हैं कि बैंक्स कैपिटलिस्ट के अंडर नहीं होने चाहिए, कोई एक अधिकारी नहीं होना चाहिए, बल्कि ये अथॉरिटी गवर्नमेंट के अंडर होनी चाहिए। तो अगर बैंक्स को गवर्नमेंट के अंडर करेंगे तो उसे क्या कहा जाएगा, नेशनलाइज्ड बैंक्स, जिसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं। सो इन्होंने कहा कि जो बैंक्स हैं उनको नेशनलाइज किया जाए, दैट मीन्स गवर्नमेंट ओनरशिप एंड अथॉरिटी होनी चाहिए बैंक्स में, ना कि किसी एक पर्टिकुलर इंसान की या किसी कैपिटलिस्ट की। ओके, ये तीनों ही डिमांड को कहा गया अप्रैल थीसिस। अब यहाँ पर जैसे ही अपनी डिमांड सामने रखते हैं तो व्लादिमीर लेनिन कहते हैं कि हमें बोल्शेविक पार्टी का नाम बदल के कम्युनिस्ट पार्टी रख देना चाहिए। अब यहाँ पर हमें कार्ल मार्क्स की थ्योरी याद करनी है। देखो कार्ल मार्क्स क्या कहते थे कि सोशलिज्म के बाद अल्टीमेट गोल क्या है, उनका विज़न क्या था, उनका विज़न था कि सोशलिज्म के बाद कम्युनिस्ट सोसाइटी होनी चाहिए, और ये कहते थे कि जो पावर है वो वर्कर्स को अपने हाथ में ले लेनी चाहिए, वर्कर्स को गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं है। सो इस तरीके के कार्ल मार्क्स के आइडिया होते थे और इनका लास्ट विज़न यही था कि कम्युनिस्ट सोसाइटी होनी चाहिए। सो इन द सेम वे हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि व्लादिमीर लेनिन जो कि कार्ल मार्क्स के आइडिया से इन्फ्लुएंस होते हैं और ये कहते हैं कि हमें बोल्शेविक पार्टी का नाम बदल के कम्युनिस्ट पार्टी रख देना चाहिए। और ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट्स न्यू रेडिकल एम्स। न्यू रेडिकल एम्स का मतलब क्या है, जो तीनों यहाँ पर डिमांड व्लादिमीर लेनिन ने रखी थी, ये एक रेडिकल विजन था। दूसरा रेडिकल विजन का मतलब क्या होता है, रेडिकल एम का मतलब क्या होता है, जो इंस्टेंट चेंजेस करे। इन्होंने कहा कि इंस्टेंट चेंजेस होने चाहिए, इनके लिए हम वेट नहीं कर सकते। सो इसीलिए रेडिकल एम्स बोला गया इनको। अब बोल्शेविक पार्टी के जो अदर मेंबर थे, दे वर इनिशियली सरप्राइज्ड बाय द अप्रैल थीसिस। अब व्लादिमीर लेनिन ने जैसे ही अप्रैल थीसिस सामने रखी तो इस चीज़ से बहुत सारे बोल्शेविक पार्टी के मेंबर्स सरप्राइज हो गए, एस्टोनिश हो गए थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि अभी कोई बदलाव किया जाए, क्योंकि उनको लग रहा था ये अभी सही टाइम नहीं है कि सोशलिस्ट रेवोल्यूशन लाया जाए। क्योंकि ये जो तीनों डिमांड यहाँ पर व्लादिमीर लेनिन ने की थी अप्रैल थीसिस में, ये तीनों डिमांड कब पूरी हो सकती थी, जब सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हो। सो इसीलिए अब जो बोल्शेविक पार्टी के मेंबर थे वो राजा के जाने के बाद खुश थे, वो चाहते थे कि चलो ठीक है अभी प्रोविजनल गवर्नमेंट आई है, इसे थोड़ा सा टाइम दो,
तो इसीलिए जो बोल्शेविक पार्टी के मेंबर थे वो कह रहे थे कि अभी अप्रैल थीसिस की ज़रूरत नहीं है, अभी इतनी जल्दी बदलाव नहीं लाया जा सकता, ना ही सोशलिस्ट रेवोल्यूशन लाया जा सकता है, इतना बड़ा कदम अभी उठाने के लिए सही टाइम नहीं है। सो इसीलिए वो चाहते थे बोल्शेविक पार्टी के मेंबर कि अभी प्रोविजनल गवर्नमेंट को ही सपोर्ट करते हैं। वेयर एज व्लादिमीर लेनिन जो थे वो क्या चाहते थे कि रेडिकल चेंज हो, एकदम से चेंजेस हो और उनकी डिमांड्स को मान लिया जाए। बट ऑन द अदर हैंड जो उनकी पार्टी के मेंबर्स थे उन्होंने कहा कि अभी सोशलिस्ट रेवोल्यूशन का टाइम नहीं है, ये करेक्ट टाइम नहीं है, इतना बड़ा कदम अभी नहीं उठाया जा सकता और ये डिमांड्स जो है वो पूरी नहीं की जा सकती अभी तो प्रोविजनल गवर्नमेंट को आए हुए 2 महीने ही हुए हैं, अभी थोड़ी स्टेबिलिटी आने दीजिए। इसीलिए इन्होंने प्रोविजनल गवर्नमेंट को सपोर्ट किया था। बट द डेवलपमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट मंथ्स चेंज्ड देयर एटीट्यूड। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इवेंट्स हुए उन इवेंट्स की वजह से हमें देखने को मिला कि जो ये बोल्शेविक पार्टी के लोग थे इनके एटीट्यूड में हमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले। तो अब आगे के पैराग्राफ में हम यही पढ़ेंगे कि जो ये सब्सिक्वेंट मंथ्स मतलब अगले कुछ महीनों में जो बोल्शेविक्स पार्टी के अंदर उनके एटीट्यूड के अंदर चेंजेस आए वो कैसे आए, क्या चेंजेस थे, उन सब चीज़ों को हम अब नेक्स्ट इसमें पैराग्राफ में पढ़ेंगे। थ्रू द समर द वर्कर्स मूवमेंट स्प्रेड। नाउ समर तक आते आते जो वर्कर्स का मूवमेंट था वो काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो चुका था, फैल चुका था जगह जगह पर। क्योंकि हमने क्या देखा कि जो सोवियत हर एक जगह पर लोकल प्लेसेस पर सेटअप होने लगी थी एंड सोवियट्स में सारे पीपल वर्कर्स ही तो थे। तो इसीलिए जो वर्कर्स का मूवमेंट था वो अब स्प्रेड होने लगा था। एंड इंडस्ट्रियल एरियाज़ की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल एरियाज़ में फैक्ट्री कमिटीज़ बनने लगी थी। अब देखो फैक्ट्री कमिटीज़ में कौन कौन लोग थे, वो लोग जो वर्कर्स के वेलफेयर के लिए काम करते थे। नाउ ये जो फैक्ट्री कमिटीज़ के लोग थे दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द कैपिटलिस्ट पीपल। और कौन कैपिटलिस्ट? जो इन इंडस्ट्रीज़ को चलाते थे या जो इन फैक्ट्री के मालिक थे। सो देखो क्या हुआ कि जो वर्कर्स थे इनका मूवमेंट स्प्रेड होने लगा, ठीक है, जगह जगह पर सोवियट्स जो है वो स्टैब्लिश होने लगे, उनका सेटअप होने लगा था। साथ ही साथ इंडस्ट्रियल एरियाज़ में फैक्ट्री कमिटीज़ स्टैब्लिश होने लगी थी। अब जो ये फैक्ट्री कमिटीज़ में लोग थे ये वर्कर्स के वेलफेयर के लिए काम करते थे। एंड अगर कहीं पर किसी भी वर्कर के साथ कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो ये हड़ताल वगैरह भी कराया करते थे, राइट। और इन्होंने कैपिटलिस्ट या जो फैक्ट्री ओनर्स थे उनके अगेंस्ट क्वेश्चन करने शुरू कर दिए कि जो मालिक है वो किस तरीके से वर्कर से काम करा रहा है, क्या वर्कर्स सही ढंग से काम कर रहे हैं, क्या वर्कर्स सही हालातों में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर जो वर्कर्स की कंडीशन है वो कैसी है। सो इन चीज़ों पर फैक्ट्री कमिटीज़ ध्यान दिया करती थी। इसी के साथ साथ ट्रेड यूनियंस भी लार्ज नंबर में ग्रो होने लगे। ट्रेड यूनियन जो कि वर्कर्स के लिए काम किया करते थे ये लोग भी, राइट। कहीं पर अगर वर्कर्स को सस्पेंड कर दिया जाता था काम से तो ये लोग स्ट्राइक करवाया करते थे, ये भी वर्कर्स के लिए काम किया करते थे। दूसरी तरफ हम आर्मी में क्या देख रहे हैं कि सोल्जर्स कमेटी बनने लगी आर्मी में, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि लोग ना अब ज़्यादा अवेयर होने लगे थे। और जैसे ही ये रेस्ट्रिक्शन जो हमने ऊपर पढ़ा कि जो ये रेस्ट्रिक्शन हटा दी गई थी, इस रेस्ट्रिक्शन के हटाने के बाद जो हमने ये पढ़ा था कि रेस्ट्रिक्शन एंड पब्लिक मीटिंग्स पर, एसोसिएशंस पर जो ये रेस्ट्रिक्शन हटा दी, तो इसके बाद हमें ये सब चीज़ें देखने को मिलती है कि सभी लोगों ने अपने अपने यूनियन बना लिए होते हैं। सो जो अभी हमने पढ़ा उससे एक चीज़ समझ में आ गई आपको कि हर एक ग्रुप ने अपनी अपनी कमेटी बना ली थी, अपने अपने सोवियट्स सेटअप कर लिए थे। सो ऐसा करते करते लगभग 500 सोवियट्स यहाँ पर बन गए थे। तो जून में क्या हुआ, जून में 500 सोवियट्स ने अपने रिस्पेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा। रिस्पेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव्स का मतलब क्या है बच्चों, जैसे कि फैक्ट्री कमिटीज़ ने अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजा, ट्रेड यूनियंस ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा, सोल्जर कमिटीज़ ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा। तो हर एक जो सोवियत ग्रुप था उन्होंने अपने ग्रुप के या अपने सोवियत के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको कहाँ पर भेजा, ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स में। मतलब ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसमें इन सभी सोवियट्स की बैठक हुई थी और इन सभी सोवियट्स के अपने रिस्पेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव्स इस बैठक में आए थे, ठीक है। सो यहाँ पर हमने क्या देखा कि एक जो सोवियत थी
ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स, जिसमें रशिया में जितने भी सोवियट्स बने थे उन सभी के रिप्रेजेंटेटिव्स की बैठक हुई थी। अब इस बैठक के बाद क्या हुआ? एज द प्रोविजनल गवर्नमेंट सो इट्स पावर रिड्यूस। अब ये जो बैठक हुई थी, अब ये बैठक जैसे ही प्रोविजनल गवर्नमेंट को पता चली तो प्रोविजनल गवर्नमेंट को यहाँ पर पता चल गया था कि उनकी पावर अब रिड्यूस हो चुकी है। किसकी पावर? प्रोविजनल गवर्नमेंट की पावर। देखो मेन सरकार अभी यहाँ पर कौन सी है? प्रोविजनल गवर्नमेंट है। लेकिन दूसरी तरफ हम क्या देख रहे हैं? सभी लोगों ने अपनी कमिटीज बना ली, सोवियत सेटअप हो चुके थे, राइट। सो इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट की पावर है वो रिड्यूस हो गई, और ये बात प्रोविजनल गवर्नमेंट को भी पता चल गई थी, क्योंकि ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स में ये जो लोग थे ये बोल्शेविक पार्टी को सपोर्ट करते थे। और अभी हमने क्या पढ़ा था कि जो बोल्शेविक पार्टी के लीडर थे व्लादिमीर लेनिन, वो चाहते थे कि गवर्नमेंट सोवियत के हाथ में आए, पावर सोवियट्स के हाथ में आए। तो ऑब्वियसली ये सोवियट्स तो बोल्शेविक के ही सपोर्ट में होंगे। सो अब क्या हुआ कि प्रोविजनल गवर्नमेंट की जो पावर थी वो अब खतरे में आ गई थी, और उनको पता चल गया था कि उनकी पावर रिड्यूस हो गई है, एंड बोल्शेविक की जो पावर है या जो उनका इन्फ्लुएंस है वो ग्रो होने लगा है। अब गवर्नमेंट ने आउट ऑफ फियर क्या करा? ऑब्वियसली वो अब चाहती थी कि जो ये डिसकॉन्टेंट फैल रहा है सोसाइटी में, डिसकॉन्टेंट का मतलब क्या हुआ? जो असंतुष्टि या फिर ग्रीवेंसेस, मतलब जो शिकायतें हो रही हैं लोगों की, अब उनको बंद किया जाए, उनको ख़त्म किया जाए। तो प्रोविजनल गवर्नमेंट ने क्या करा? उन्होंने कुछ मेजर्स लिए अगेंस्ट दिस स्प्रेडिंग डिसकॉन्टेंट, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि प्रोविजनल गवर्नमेंट के हाथ से पावर जाए। सो ऑब्वियसली अब गवर्नमेंट कुछ ना कुछ तो करेगी, तो उन्होंने यहाँ पर कुछ ऐसे मेजर्स लिए ताकि ये जो डिसकॉन्टेंट फैल रहा है रशिया में इसे ख़त्म किया जाए, एंड बोल्शेविक के इन्फ्लुएंस को भी ख़त्म किया जाए। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना कि जो ये प्रोविजनल गवर्नमेंट थी इसका इन्फ्लुएंस कम क्यों होता जा रहा था, एंड बोल्शेविक का इन्फ्लुएंस क्यों ग्रो होता जा रहा था? क्योंकि ये जो सोवियत पीपल थे ये चाहते थे कि वॉर जो है, जो वर्ल्ड वॉर 1 हो रहा है, इसमें रशिया का पार्टिसिपेशन हटाया जाए, ठीक है। सो ये लोग चाहते थे कि वॉर स्टॉप हो और देश को बचाया जाए। वेयर एज प्रोविजनल गवर्नमेंट क्या चाहती थी? ये चाहती थी कि वॉर को कंटिन्यू किया जाए ताकि हमारा इन्फ्लुएंस बना रहे। सो इस वजह से जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है उसकी जो पावर थी वो रिड्यूस हो रही थी, एंड बोल्शेविक्स की जो पावर थी वो ग्रो हो रही थी। अब आगे पढ़ते हैं कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है उन्होंने किस तरीके के मेजर्स लिए अगेंस्ट दिस ग्रीवेंसेस और द डिसकॉन्टेंट। अब देखो प्रोविजनल गवर्नमेंट के पास पावर है तो ऑब्वियसली वो अपनी पावर का यूज़ करेगी ताकि बोल्शेविक के इन्फ्लुएंस को ख़त्म किया जा सके। तो इन्होंने क्या करा? उन सभी वर्कर्स को अरेस्ट करना शुरू कर दिया जो अपनी मर्जी से फैक्ट्रीज़ को चलाना चाहते थे, एंड साथ ही साथ इन्होंने उनके लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू कर दिया, सोवियट्स के लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू कर दिया। इसी टाइम पीरियड में जुलाई 1917 में क्या हुआ कि बोल्शेविक के मेंबर्स ने कुछ स्ट्राइक करने की कोशिश की, ठीक है। तो बोल्शेविक के मेंबर्स ने जैसे ही कुछ स्ट्राइक डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश की तो इनके इस मूवमेंट को या इस एक्शन को प्रोविजनल गवर्नमेंट ने रिप्रेस कर दिया, ख़त्म कर दिया। और इस टाइम पर हुआ ये कि जो बोल्शेविक लीडर्स थे उनको हाइड होना पड़ा या फ्ली होना पड़ा। हाइड मतलब यहाँ वहाँ छुपना पड़ा, या फिर फ्ली मतलब अपने देश से बाहर जाना पड़ा। और यही हालत ये व्लादिमीर लेनिन की थी इस टाइम पर, उसको भी अपना देश छोड़कर जाना पड़ा था। अब ये तो बात हुई सिटी साइड की, जो हमने ऊपर बात की, ये तो हो रहा था सब कुछ शहरों में। अब बात करते हैं कि कंट्री साइड में क्या हो रहा था। सो मीनवाइल इन द कंट्री साइड जो पेजेंट्स थे एंड जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी लीडर्स थे, इन्होंने लैंड के रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया, क्योंकि ये जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज थे ये चाहते थे कि जो लैंड ओनर्स के पास या कैपिटलिस्ट के पास ज़मीनें हैं, इन ज़मीनों को छीनकर किसको दे दी जाए? ये ज़मीनें पेजेंट्स को दे दी जाएं, मतलब किसानों को दे दी जाएं। यहाँ पर मैं आपको दोबारा से रिकॉल कराती हूँ, हमने दो पार्टी देखी थी, एक तो सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक और दूसरी थी सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी। तो सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी वो वर्कर्स के लिए सिटी में काम करती थी, शहरों में काम करती थी, वेयर एज जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी थी ये पेजेंट्स के लिए कंट्री साइड में काम करती थी और पेजेंट्स के राइट्स के लिए काम करती थी, राइट।
सो लैंड कमिटीज वर फॉर्म्ड टू हैंडल दिस। अब इसी टाइम पर क्या हुआ कि लैंड कमिटीज बनाई गई ताकि लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जा सके। एनकरेज्ड बाय द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज, पेजेंट्स सीज्ड लैंड बिटवीन जुलाई एंड सितंबर 1917। अब जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे जिनके पास खूब सारी ज़मीन थी, उन ज़मीनों को कॉन्फिस्केट कर लिया या फिर उन ज़मीनों को सीज कर लिया। किसने? पेजेंट्स ने, किसानों ने। और इस चीज़ को बढ़ावा किसने दिया? सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज ने। और ये इन्होंने कब किया? इन्होंने लैंड्स पर कब्जा करना शुरू कर दिया था बिटवीन जुलाई एंड सितंबर, इन महीनों के बीच में। और ईयर कौन सा था? 1917। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि शहर में देखें तो शहरों में भी कमिटीज़ बनने लगी थी, गांव में देखें तो गांव में भी कमिटीज़ बनने लगी थी। ठीक है। सो इस तरीके से हमें एक प्रोविजनल गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी एक मूवमेंट देखने को मिलती है। और यहीं से शुरुआत होती है बच्चों अक्टूबर रेवोल्यूशन की। लेकिन ये रेवोल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जितना मैंने अभी तक कराया है उसे आप कंप्लीट कीजिए। इसी के साथ साथ मेरे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम दोनों पर ही जुड़ना बिल्कुल मत भूलना। दिस साइड प्रियंका गौर, आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो, मुझे बहुत अच्छा भी लगता है जब आप लोग लाइक करते हो, कमेंट करते हो और मोटिवेशन भी मिलता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। अभी हम बात करेंगे अक्टूबर रेवोल्यूशन की जो हुआ था 1917 में। इससे पहले हमने फेब्रुअरी रेवोल्यूशन देखा, आफ्टर फेब्रुअरी पढ़ा। अब हम बात करेंगे अक्टूबर रेवोल्यूशन की। तो चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। एज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रोविजनल गवर्नमेंट एंड द बोल्शेविक ग्रू, लेनिन फियर्ड दैट द प्रोविजनल गवर्नमेंट वुड सेट अप अ डिक्टेटरशिप। देखो, वैसे अगर मेन सत्ता की बात की जाए तो मेन पावर किसके हाथ में थी बच्चों? मेन पावर थी प्रोविजनल गवर्नमेंट के हाथ में। बट जो इनका इन्फ्लुएंस था ना, वो धीरे धीरे रिड्यूस होता जा रहा था। वेयर एज जो बोल्शेविक्स थे, बोल्शेविक्स की जो पावर थी वो इंक्रीज होती जा रही थी, इनका इन्फ्लुएंस इंक्रीज होता जा रहा था, इनको बहुत सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ मिल रही थी लोगों से। सो ये चीज़ प्रोविजनल गवर्नमेंट ने देखी और इन्होंने अब बोल्शेविक्स के पावर एंड इन्फ्लुएंस को ख़त्म करने की कोशिश की। तो इसके लिए प्रोविजनल गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे हथकंडे अपनाए थे जिसकी वजह से बोल्शेविक्स का जो इन्फ्लुएंस है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन क्या देखते हैं हम? धीरे धीरे जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है एंड बोल्शेविक्स है, इनके बीच में जो ये कॉन्फ्लिक्ट था ये बढ़ता ही जा रहा था। इसके पीछे रीज़न क्या थे? इनके बीच में इतना कॉन्फ्लिक्ट क्यों था? देखो, पहला रीज़न तो ये था कि जो ये प्रोविजनल गवर्नमेंट है ये लोगों की डिमांड को पूरा नहीं कर रही थी। दूसरा रीज़न ये था, जो व्लादिमीर लेनिन है वो जैसे ही रशिया आते हैं, और ये याद रखना कि व्लादिमीर लेनिन ये बोल्शेविक पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो व्लादिमीर लेनिन जैसे ही रशिया आते हैं ना बच्चों, तो ये आते ही साथ सोवियत का नारा लगाने लगते हैं और कहते हैं कि सोवियत गवर्नमेंट होनी चाहिए, ना कि प्रोविजनल गवर्नमेंट। सो दूसरा रीज़न ये था इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने का। तीसरा रीज़न था अप्रैल थीसिस। अप्रैल थीसिस में लेनिन ने बहुत सारी ऐसी डिमांड रखी जिसमें एक डिमांड ये थी कि वर्ल्ड वॉर 1 जो हो रहा है इसमें से रशिया को निकाल दिया जाए, विड्रॉ कर लिया जाए एंड जो कैजुअलिटीज़ हैं उनको रोक दिया जाए। बट प्रोविजनल गवर्नमेंट ने इस बात को नहीं माना। फोर्थ रीज़न ये था कि प्रोविजनल गवर्नमेंट लोगों की डिमांड को ही पूरा नहीं कर रही थी, ना ही इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो चुन रही थी। इलेक्टेड गवर्नमेंट की बात हुई थी ना, प्रोविजनल गवर्नमेंट तो टेम्परेरी बेसिस पर थी, लेकिन इलेक्टेड गवर्नमेंट तो अभी तक सेटअप नहीं हुई थी। ऐसे बहुत ही सारे रीजंस थे जिनकी वजह से प्रोविजनल गवर्नमेंट एंड बोल्शेविक्स इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता ही गया। लेकिन प्रोविजनल गवर्नमेंट ने तरह तरह की चीज़ें अपनाई जिससे बोल्शेविक्स के इन्फ्लुएंस को ख़त्म किया जाए। इस वजह से लेनिन को ये फियर आ गया था कि ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट कर रही है कहीं ये पूरे रशिया में डिक्टेटरशिप ना स्टैब्लिश कर दे। ठीक है। इसी डर की वजह से सितंबर में व्लादिमीर लेनिन क्या करते हैं, ये डिस्कशन करना शुरू कर देते हैं। किसके साथ? अपनी पार्टी के लोगों के साथ, बोल्शेविक्स के मेंबर्स के साथ। तो इन्होंने किस चीज़ का डिस्कशन किया? इन्होंने कहा कि अब हमें गवर्नमेंट के अगेंस्ट, जो ये प्रोविजनल गवर्नमेंट है इसके अगेंस्ट अपराइज करना होगा। अपराइज का मतलब क्या होता है बच्चों? रिबेल।
मतलब बगावत। तो यहाँ पर जो व्लादिमीर लेनिन है वो सितंबर में कहते हैं कि अब हमें प्रोविजनल गवर्नमेंट के अगेंस्ट बगावत करनी पड़ेगी, अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी, वरना ये गवर्नमेंट पूरे रशिया में क्या कर देगी, डिक्टेटरशिप स्टैब्लिश कर देगी। ठीक है। सो अब बोल्शेविक के सपोर्ट में आर्मी आती है आगे, सोवियत आते हैं एंड फैक्ट्रीज के लोग भी आगे आते हैं और ये सब लोग अपराइज करते हैं अगेंस्ट गवर्नमेंट। अब अपराइज के टाइम पर जब ये डिस्कशन चल रहा था, सो 16 अक्टूबर 1917 में लेनिन जो थे इन्होंने पेट्रोग्रेड सोवियत को भी परसुएड कर लिया था। परसुएड का मतलब होता है राजी कर लेना किसी को या मना लेना। सो लेनिन ने पेट्रोग्रेड सोवियत को मना लिया इस अपराइज के लिए, और पेट्रोग्रेड सोवियत भी मान गई थी कि हम आपका साथ देंगे अगेंस्ट गवर्नमेंट। तो अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि भाई पेट्रोग्रेड सोवियत ने ही तो प्रोविजनल गवर्नमेंट को स्टैब्लिश किया था, तो अब ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्यों थे। देखो बच्चों, भले ही पेट्रोग्रेड सोवियत में सोल्जर्स एंड वर्कर्स थे, बट क्या हो रहा था कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है वो लोगों की डिमांड को ही पूरा नहीं कर रहा था, लोगों के हित में ही काम नहीं कर रहा था, ना ही वर्कर्स के हित में काम कर रहा था। और दूसरी तरफ पेट्रोग्रेड सोवियत को कौन इन्फ्लुएंस कर रहे थे, अपर स्ट्रेटा के लोग। सो इसी वजह से अब पेट्रोग्रेड सोवियत ने लेनिन की बात मानी और गवर्नमेंट के अगेंस्ट अपराइज करने के लिए हामी भर दी थी। इसी के साथ साथ लेनिन ने बोल्शेविक पार्टी से भी बात की अपराइज के लिए, और यहाँ पर इन्होंने सोशलिस्ट रेवोल्यूशन को स्टैब्लिश करने की कोशिश की। अब ये वही सोशलिस्ट रेवोल्यूशन है जो हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था। दोबारा से रिकॉल कराती हूँ, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन क्या पढ़ा था हमने। देखो, जैसे ही व्लादिमीर लेनिन आते हैं रशिया में, ये कहते हैं कि सोवियत गवर्नमेंट होनी चाहिए, इन्होंने अप्रैल थीसिस रखी। अब जैसे ही ये सब चीज़ें, ये सब इन चीज़ों की डिमांड कर रहे थे व्लादिमीर लेनिन, तो जो बोल्शेविक पार्टी के लोग थे ना, जो मेंबर्स थे, वो बार बार लेनिन को कह रहे थे कि अभी जो है ये प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है इनको स्टैब्लिश हुए 2 महीने नहीं हुए, इनको स्टेबल होने दो, और अभी से अगर हम सोशलिस्ट रेवोल्यूशन ला देंगे तो हम सफल नहीं हो पाएंगे, और ये बिल्कुल सही टाइम नहीं है सोशलिस्ट रेवोल्यूशन लाने का। लेकिन धीरे धीरे हमने क्या देखा कि बोल्शेविक पार्टी के मेंबर्स का जो एटीट्यूड था वो चेंज होने लगा था, जैसे ही इन्होंने प्रोविजनल गवर्नमेंट की चीज़ों को देखा। मतलब प्रोविजनल गवर्नमेंट तो लोगों के लिए काम ही नहीं कर रही थी। सो अब बोल्शेविक पार्टी के लोग लेनिन के साथ हो गए थे और इन्होंने सोशलिस्ट रेवोल्यूशन के लिए अग्री कर लिया था। और इस सोशलिस्ट रेवोल्यूशन में इन्होंने किस चीज़ के लिए अग्री किया कि जो पावर है प्रोविजनल गवर्नमेंट की उसे सीजर कर लिया जाए, मतलब उसे कैप्चर कर लिया जाए। ठीक है। अब मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी, अब एक कमेटी भी तैयार की गई, मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी। इसको तैयार किया गया ताकि जो गवर्नमेंट की सत्ता है उसे सीजर किया जाए। और इस मिलिट्री कमेटी के जो हेड थे वो कौन थे, लियोन ट्रोट्स्की। अब मतलब जो ये मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी है ये किसके अंडर वर्क करेगी, ये वर्क करेगी अंडर लियोन ट्रोट्स्की। ठीक है। अब अपराइज कब होना था, किस डेट को होना था, इस चीज़ को बिल्कुल सीक्रेट रखा था, लोगों को नहीं पता था क्या होने वाला है। सो ये अपराइज कब जाकर होता है, 24 अक्टूबर को जाकर ये अपराइज शुरू होने लगता है। सेंसिंग ट्रबल, प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की हैड लेफ्ट द सिटी टू समन ट्रूप्स। अब जो प्राइम मिनिस्टर थे जो प्रोविजनल गवर्नमेंट को लीड कर रहे थे उनका नाम क्या था, केरेंस्की। तो केरेंस्की जो थे, अब इनको एक सेंस हो चुकी थी कि इनके अगेंस्ट कुछ होने वाला है, इनको कुछ मुसीबत आने वाली है। सो इसीलिए केरेंस्की ने क्या किया कि कुछ ट्रूप्स को समन किया। समन करना मतलब बुलाना। तो इन्होंने कुछ ट्रूप्स को बुलाया और उनके साथ ये शहर छोड़कर चले गए थे। अब केरेंस्की और लियोन ट्रोट्स्की में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। जो लियोन ट्रोट्स्की थे ये मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी को लीड कर रहे थे और इनको इसीलिए अपॉइंट किया गया था ताकि गवर्नमेंट की जो पावर है उसे सीजर किया जाए, उसे कैप्चर किया जाए। वेयर एज केरेंस्की जो थे ये प्रोविजन गवर्नमेंट को लीड कर रहे थे एंड ये प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है।
तो अब जैसे ही प्राइम मिनिस्टर को ये लगता है कि कुछ इनके अगेंस्ट होने वाला है, उसी टाइम पर ये कुछ सैनिक की टुकड़ी को बुलाते हैं और उनके साथ शहर छोड़कर चले जाते हैं। बट अपने पीछे से ये मिलिट्री मैन को ऑर्डर दे जाते हैं। सो इनके ऑर्डर को फॉलो करते हुए मिलिट्री मैन क्या करती हैं, वो मिलिट्री मैन जो गवर्नमेंट की लॉयल थी, मतलब जो प्रोविजन गवर्नमेंट के साथ में खड़ी थी, उन्होंने 2 बोल्शेविक न्यूज़पेपर की बिल्डिंग्स को सीज कर लिया था। अब न्यूज़पेपर की बिल्डिंग को सीज क्यों किया था? क्योंकि जो ये जो बोल्शेविक थे ना, ये न्यूज़पेपर के थ्रू लोगों को अवेयर किया करते थे, गवर्नमेंट के अगेंस्ट लिखा करते थे कि गवर्नमेंट कहाँ पर कमी कर रही है, राइट। सो इसीलिए मिलिट्री मैन ने इन बिल्डिंग्स को सीज कर लिया था, कैप्चर कर लिया था, ताकि ये बोल्शेविक कुछ भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट ना लिख पाएं, ठीक है। इसी के साथ साथ जो प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स थी, मतलब वो ट्रूप जो गवर्नमेंट के सपोर्ट में थी, अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने टेलीफोन एंड टेलीग्राफ ऑफिसेज को टेक ओवर कर लिया। क्यों? ताकि ये बोल्शेविक एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन ना कर पाएं, क्योंकि देखो कम्युनिकेशन करेंगे तो प्रोटेस्ट को और ज़्यादा आग मिलेगी। कहने का मतलब है कि प्रोटेस्ट और ज़्यादा बढ़ेगा, राइट। सो इसीलिए एक तो प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स ने क्या करा कि इन्होंने जो टेलीफोन एंड टेलीग्राफ ऑफिसेज थे इनको टेक ओवर कर लिया। दूसरी तरफ जो मिलिट्री मैन थे उन्होंने 2 बोल्शेविक न्यूज़पेपर की बिल्डिंग को सीज कर लिया था। सो अब किसी भी तरीके से बोल्शेविक लोगों को अवेयर नहीं कर सकते थे। इसी के साथ साथ इन प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स ने विंटर पैलेस को प्रोटेक्ट किया था। बट दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं, दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जो ये चीज़ें गवर्नमेंट की सैनिक के द्वारा हो रही थी ना, इसका रिस्पॉन्स बोल्शेविक्स ने एंड उनके सपोर्टर्स ने बहुत तेज़ी से दिया। देखो क्या हुआ कि एक तरफ तो वो लोग थे, वो मिलिट्री थी जो राजा के साथ खड़ी थी, दूसरी तरफ वो मिलिट्री थी जो बोल्शेविक के साथ में थी, जिसे कहा जाता है मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी। अब इन्होंने ऑर्डर किया अपने सपोर्टर्स को कि गवर्नमेंट ऑफिसेज को सीज कर लिया जाए, कैप्चर कर लिया जाए एंड सभी मिनिस्टर्स को अरेस्ट कर लिया जाए। देखो एक तरफ तो जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी वो चाह रही थी कि ये रेवोल्यूशन स्टॉप हो जाए, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे एफर्ट किए, बट सारे वो एफर्ट खराब चले गए थे। बिकॉज जो बोल्शेविक्स थे उनकी प्लानिंग बहुत अच्छी थी, तो जो रेवोल्यूशन था वो चालू रहा। सो लेट इन द डे क्या होता है, एक शिप है जिसका नाम था अरोरा शिप, ठीक है। अब इस शिप के थ्रू, क्योंकि शिप की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि बीच में ना नेवा नदी थी, ठीक है, नेवा रिवर थी, तो इसलिए शिप्स की ज़रूरत पड़ी थी। सो अब इन शिप्स को वॉरशिप्स बना दिया था, और जो ये अरोरा शिप्स थी, यहाँ से इन मिलिट्री के लोगों ने, ये मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी के लोगों ने पूरी बमबारी शुरू कर दी थी, गोला बारूद फेंकने शुरू कर दिए थे विंटर पैलेस पर। Other vessels sailed down the Neva and took over various military points. अब जो अदर शिप्स थी उसमें भी क्या किया गया, उनको भी नेवा नदी में उतारा गया और सारे मिलिट्री पॉइंट्स को इन मिलिट्री रेवोल्यूशनर कमेटी के लोगों ने अपने अंडर में कर लिया था। अब देखो यहाँ पर एक्टिव पार्टिसिपेशन किसका देखने को मिल रहा है, ट्रोट्स्की का देखने को मिल रहा है, वही ट्रोट्स्की जो मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी को लीड कर रहे थे, ठीक है। अब बाय नाइट देखो शाम ढलते ढलते क्या होता है, जो पूरा शहर था वो कमेटी के कंट्रोल में आ जाता है। कौन सी कमेटी के कंट्रोल में, मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी के कंट्रोल में, राइट। अब पूरा शहर जैसे ही मिलिट्री कमेटी के कंट्रोल में आता है, तो अब जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने सरेंडर कर दिया, क्योंकि अब वो थक गए थे लड़ते लड़ते इस रेवोल्यूशन के अगेंस्ट, तो उन्होंने खुद ही सरेंडर कर दिया था। अब हुआ ये कि ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स, मतलब जिसमें सारे ही सोवियट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स की मीटिंग हुई थी, तो ये जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे इन्होंने एक मीटिंग की पेट्रोग्राड में, और इन्होंने बोल्शेविक के इस एक्शन को अप्रूव कर दिया। किस एक्शन को, कि बोल्शेविक ने बिल्कुल सही किया कि उन्होंने अपराइज किया अगेंस्ट प्रोविजनल गवर्नमेंट। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला, यहाँ पर हमें देखने को मिला कि बोल्शेविक जो थे अब उनको एक तो
इन्फ्लुएंस उनका बढ़ने लगा था, अब उनको सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलने लगा था। अब इसी के अलावा जो बोल्शेविक थे उन्होंने पेट्रोग्रेड में तख्ता पलट कर दिया था। मतलब एक तरफ तो पहले हम ये देखते हैं कि जो पावर थी वो प्रोविजनल गवर्नमेंट के हाथ में थी, बट दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि बोल्शेविक ने जैसे ही अपराइज किया तो पूरा तख्ता पलट हो गया और पेट्रोग्रेड में जो अब सिचुएशन थी एंड जो पावर थी वो आ गई बोल्शेविक्स के हाथ में। इसके अलावा पेट्रोग्रेड के अलावा अदर सिटीज़ में भी ऐसे अपराइज होने लगे थे, जैसे कि स्पेशली मॉस्को की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी बोल्शेविक एंड जो गवर्नमेंट थी उनके बीच में हैवी फाइट चल रही थी। एंड दिसंबर के आते आते जो बोल्शेविक्स थे उन्होंने पेट्रोग्रेड से लेकर मॉस्को तक का जितना भी एरिया था वो उन्होंने कैप्चर कर लिया था। तो पेट्रोग्रेड से लेकर मॉस्को तक जितना भी एरिया था वो अब किसके अंडर में आ गया था, वो बोल्शेविक्स के अंडर में आ गया था। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि जो बोल्शेविक्स थे उनको हर एक का सपोर्ट मिल रहा था। इनफैक्ट जितने भी सोवियट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स थे जिन्होंने मिलकर ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत की बैठक बुलाई थी, उन सभी ने इन लोगों का, बोल्शेविक्स का सपोर्ट किया था। अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये है लेनिन और यहाँ पर कौन है, यहाँ पर हैं जो ट्रोट्स्की हैं। ट्रोट्स्की कौन, जिन्होंने मिलिट्री को लीड किया था। ठीक है, यहाँ साइड में जो डेट्स दी गई हैं वो आप एक बार कर लेना, ये सारी हमने की हुई हैं, बस यहाँ तक हमने पढ़ा हुआ है। जो आगे का ये डेट्स है ये हम आगे आने वाली वीडियोस में जानेंगे। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।